सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके हिंदी विषय के पेपर को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन से। बहुविकल्पी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, 1 व 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 3, यानी कि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों में ही काव्य को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पठन का अर्थ है। दोस्तों, पठन कितने प्रकार का होता है, पठन का क्या अर्थ होता है, सभी चीजें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई थी क्लास में। तो आपको पता है कि पठन 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। तो दोनों ही पठन के ही अर्थ हैं। तो ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौन वाचन का उद्देश्य है वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिग्रहण, वाचन का अभ्यास, या फिर 1 व 2 दोनों। आपको भी बताया था मैंने, जब वाचन मौन वाचन होता है, जब मन में हम पढ़ते हैं तो हमारी स्पीड जो होती है वो बहुत ही तेज होती है और पठित सामग्री को हम अच्छे से अधिग्रहण भी कर लेते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है 1 व 2 दोनों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। दोस्तों, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, जैसे कि आदिकाल या प्रारंभिक मानव, इस तरीके से हम बोलते हैं। और दूसरी बात, आदि का अपोजिट क्या होता है? अंत होता है। इसका मतलब आदि का मतलब क्या हो गया? शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके। तो शब्द में आदि का मतलब आगे जुड़ करके जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं उपसर्ग। मैंने आपको बार बार बताया था कि उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा मैंने हिंदी में भी बताई थी, इंग्लिश में भी आपको बताई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से अतिलघुत्री क्वेश्चन स्टार्ट है। दोस्तों, अतिलघुत्री क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 है, समास किसे कहते हैं? तो चलिए हम देखते हैं समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द एवं सार्थक शब्द बनाते हैं तो यह नया शब्द समास कहलाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे लिखा होगा और आपको पता है समास के ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि नीलकंठ, इसके अलावा चतुर्भुज और चौराहा। इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल भी आप लिख सकते थे इसके साथ। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक लेखन किसे कहते हैं? दोस्तों, मौलिक लेखन का मतलब कि जो हम अपने भावों को, विचारों को शब्दों के माध्यम से मूर्त रूप देते हैं या मूर्त रूप प्रदान करते हैं, उसे ही हम मौलिक लेखन कहते हैं। मतलब लिखने को ही मौलिक लेखन कहते हैं। अगर हम अपने विचारों को, अपने भावों को शब्दों के माध्यम से कहीं पर लिख रहे हैं, अब वो चाहे हम निबंध लिख रहे हो, चाहे कहानी लिख रहे हो, उसे ही हम मौलिक लेखन या लिखित रचना कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इसे लिखा होगा अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लिंग किसे कहते हैं? आपको अच्छे से पता है कि शब्द का वह रूप जिससे उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है। गद्य मतलब जैसे कि निबंध हुआ, कहानी हुआ, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं किताबों में, गद्य मतलब कि कहानी। इसके अलावा जो निबंध और जो संस्मरण लिखे जाते हैं, उपन्यास लिखे जाते हैं, ये सभी गद्य में लिखे जाते हैं, जिनमें हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कॉमा, इन सभी जो विराम चिन्ह होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। और इसमें हम कोई इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं कि जैसे किसी रचना को हम गा करके पढ़ रहे हैं, या फिर इस तरीके से कि हम उसमें लय, सुर, ताल या रस, छंद, अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है गद्य में। गद्य के अंतर्गत हम निबंध, पत्र लेखन, कहानी, उपन्यास, संस्मरण लेख आदि लिखते हैं। गद्य में विराम चिन्हों का महत्व होता है। और पद्य क्या होता है? पद्य वह विधा है जिसके अंतर्गत हम कविता, काव्य, गाने, भजन व पद्य लिखते हैं, वह पद्य कहलाता है, जिसे हम गायन के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो पद्य होता है इसे हम गा करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको पता है कविता, इसके अलावा जो भजन होते हैं, काव्य होता है जिसमें रस, छंद, अलंकार होता है,
उसको बोलने का या फिर उसको गाने का एक इसमें एक सुर निकलता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें रस चंद अलंकार होता है, तो उसको पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है। तो गद्य और पद्य में अंतर आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि पहले ही मैंने इसे आपको समझाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वाक्य किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है, वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं, 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, कर्मधारय समास जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर महापुरुष, महादेव, नीलकमल, प्रधानमंत्री, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल हैं कर्मधारय समास के। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहानी या लोक कथा सुनकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि कहानी तथा लोक कथा के उद्देश्य क्या होते हैं, बच्चों को क्यों पढ़ाए जाते हैं। तो छात्रों में विचार कल्पना शक्ति विकसित करना, छोटी और कठिन बातों को आसान बनाकर समझाना, छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए और छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करने के लिए कहानी और लोक कथाएं बच्चों को सुनाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों वाचन के जो दोष होते हैं उन्हें हम बच्चों को बार बार उच्चारण करा करके, उनको अभ्यास करा करके, इसके अलावा श्रुत लेखन के माध्यम से, और जितना हो सके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करा करके, जितना अधिक से अधिक हम अभ्यास कराएंगे उतना ही बच्चों का जो वाचन है वो शुद्ध होगा। आपको पता है कि जो वाचन होता है वो सस्वर भी होता है और मौन भी होता है, लेकिन बच्चों का जब आप उच्चारण सही से कराए रहेंगे, जब बच्चों को भाषा सही से लिखने और पढ़ने आएगी, तभी वो सही से उस भाषा का वाचन कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों को शुद्ध रूप से लिखना पहले आप सिखाएंगे, अच्छे से लिख लेंगे तो अच्छे से वो पढ़ भी लेंगे। तो इसलिए बच्चों को श्रुत लेखन स्कूलों में बोला जाता है, ताकि बच्चे सुने भी और शुद्ध लिखे भी। जब वो शुद्ध सुनेंगे, शुद्ध लिखेंगे, तो शुद्ध बोलेंगे भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। तो औपचारिक पत्र यहाँ पर आप देखिए 3 प्रकार के होते हैं, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र के अंतर्गत हम अपने स्कूल के, कॉलेज के प्रधानाचार्य को किसी छुट्टी लेने के लिए या फिर किसी कोई काम पड़ गया हमें, उसके लिए उन्हें बताने के लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जब हम स्कूल में स्टूडेंट होते हैं कह सकते हैं। और कार्यालयी पत्र हम तब लिखते हैं जब किसी कार्यालय में किसी अधिकारी को कोई लेटर लिखना होता है, या इस तरीके से चीजें यहाँ पर हम लिखते हैं। और व्यावसायिक पत्र कोई सामान खरीदना है, किसी को देना है, इस तरीके से कोई हम व्यवसाय के तौर पर उस पत्र को लिखते हैं। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग, हिंदी में किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। दोस्तों चलिए हम विराम चिन्हों को देखते हैं। विराम चिन्ह ये मैंने पूरा आप लोगों को क्लास में बताया था, जब मैंने आप लोगों को हिंदी विषय का पूरा एक ही वीडियो में सिलेबस बताया था, तो उसमें मैंने ये पूरा समझाया था कि पूर्ण विराम चिन्ह किस तरीके से लगता है, इसका प्रयोग क्या होता है जब वाक्य समाप्त होता है। अल्प विराम आप देख सकते हैं, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से इसे लिखा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है कि स्वरों के उच्चारण के भेद लिखना है या व्यंजनों के उच्चारण के भेद लिखना है। तो इस तरीके से अगर आपने एग्जाम में लिखा होगा, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, इस तरीके से उच्चारण के स्थान पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। आपको पता है दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई आएंगे, ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, इस तरीके से, और जो प्लुत स्वर है इसमें ओम आएगा। इसी प्रकार उच्चारण के स्थान पर जो व्यंजन होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आता है। फिर अंतस्थ में या, रा, ला, वा आता है, ये भी आपको पता है। और फिर ऊष्म व्यंजन में श, श, श और ह आता है। और इस तरीके से संयुक्त व्यंजन में भी आपको पता है कि छ, त्र, ज्ञ और श्र आता है। तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है,
लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन-कौन से साधन हैं? तो लिखित अभिव्यक्ति के साधनों में यहाँ पर आप देखिए, लिखित अभिव्यक्ति के साधन कौन-कौन से हैं? पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा लेखन, विवरण लेखन, नाटक लेखन, ये सभी क्या हैं? लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। तो इस तरीके से आपके पूरे पेपर को मैंने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से सभी क्वेश्चन को किया होगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ और इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं मैंने सभी को सॉल्व करवा दिया है। आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी विषयों को देख सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।